Hi guys, so welcome to Prep IS. This is 3 month free crash course for UPSC prelims. In this course, we basically started on 17th March and it will continue till 20th June. Some features of this course are the course will complete comprehensive coverage for CSC prelims examination. Along with we will also be having 5 high quality full length mock test also. The whole syllabus is being taught by faculties who have cleared prelims and mains exam multiple times. In this syllabus, along with the static portion, we are also covering dynamic portion, which is extremely important for CSC prelims examination. Study material and notes are available on Telegram channel of Prep IS. Right, you can find the link for that channel in the description of the video. You can find in the description of the video. Then every Sunday we have a doubt clearing session. CSAT is also included in the whole course, so you guys can have a complete and comprehensive preparation for CSC examination through this crash course, right? So beginning with our lecture 22. So today we are going to start our lecture number 22 of Indian economy, in which we are going to further analyze some of the very important schemes which are very important from examination point of view. Till now we have discussed some of the schemes. So today, if you have not visited our lecture 21, I request everyone to first go and go through the schemes of lecture number 21, right? So coming to Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, this is again very important. This scheme comes under Ministry of Finance, and this scheme was basically launched or introduced in 2020 for the poor to help to fight them against the coronavirus. ठीक है, तो गरीबों को इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने ये योजना चालू करी थी। इस योजना के कंपोनेंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहला कंपोनेंट है आपका इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19। दिस रिसेंटली वाज आल्सो इन न्यूज, जिसमें आपको जितने भी आपके कोविड-19 वॉरियर्स हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉयज, नर्स, आशा वर्कर्स, पैराडेमिक्स टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट एंड अदर हेल्थ वर्कर्स, उन सभी को 50 लाख का इंश्योरेंस कंपनसेशन पे किया जाएगा इन केस यदि किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल को कोई भी चोट या उसका कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है वाइल ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, सेंट्रल हॉस्पिटल्स एज वेल स्टेट हॉस्पिटल्स में वैलिड होगी। ठीक है, लास्ट टाइम क्या इशू हुआ था कि जब जितने भी आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स थे, जब चेक करने जा रहे थे तो उनके ऊपर हमला हो जाता था या फिर इस तरह की इंसिडेंट होने के बाद इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो इंश्योरेंस स्कीम है इसको अब विड्रॉ कर लिया है, तो इस पे काफी ज्यादा भी इशू क्रिएट हुआ था और रिसेंटली न्यूज में भी था आपका लास्ट वीक। ठीक है, देन इसके साथ साथ पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत क्या था आपका कि जो पीडीएस होता है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें 80 करोड़ लोगों को जितना करंटली फूड ग्रेन्स मिल रहा है वो एंटाइटलमेंट डबल कर दिया गया। ठीक है, ये अभी करंटली लागू है, सिर्फ 3 मंथ्स ही नहीं था, फ्री ऑफ कॉस्ट में इंक्रीज किया गया था। ये पहले नवंबर 2020 तक इंक्रीज किया गया था और ये अभी भी लागू है आपका। इस रिसेंटली लास्ट वीक इस पे दोबारा से इसको इंक्रीज करा गया है। तो पीएम गरीब कल्याण योजना बेसिकली जो भी पीडीएस के तहत जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उनके एंटाइटलमेंट्स को डबल किया गया है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन दोज पीपल। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। देन उसके अलावा एक कंपोनेंट इसमें जिसमें बेनिफिट्स टू फार्मर्स भी दिया गया था। पीएम किसान योजना के तहत आपको जो भी आपका 2-2 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट जानी होती हैं, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 2-2 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट जानी होती हैं। टोटल 6,000 रुपए किसानों के अकाउंट में जाने थे, तो उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,000 इस पेंडेमिक के दौरान इन किसानों को पहुंचाया गया था। ठीक है, देन पीएम जनधन योजना वुमेन अकाउंट होल्डर, जितने भी पीएम जनधन योजना की वुमेन अकाउंट होल्डर्स हैं लगभग 20.5 करोड़, वो उनको सभी के अकाउंट में 500 रुपए पर महीना 3 महीने तक सरकार के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि इसमें कि कौन कौन से कंपोनेंट पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत आते हैं।
ठीक है। देन इसके बाद गैस सिलेंडर्स की बात हुई थी। गैस सिलेंडर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे गए थे 8 करोड़ पुअर फैमिलीज को 3 महीने के लिए। ठीक है। देन गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ 24% ऑफ मंथली वेजेस, मतलब जो पीएफ अकाउंट्स होता है, पीएफ इज नथिंग बट प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड उन सभी वर्कर्स की जिनकी इनकम 15,000 से कम है और उन सभी बिजनेसेस में काम करते हैं जिसमें 100 वर्कर से कम है, तो उन सब के में आपको प्रपोजेस टू गवर्नमेंट ने इस योजना के तहत 24% ऑफ मंथली वेजेस उनके पीएफ अकाउंट्स में पे करने का प्रपोज किया था। ठीक है। देन आपका ₹1,000 टू सीनियर सिटीजन, विडोज, दिव्यांग्स, ठीक है, फॉर द इनिशियल 3 मंथ्स के लिए। ये सब स्कीम्स अब ऑलरेडी पास ऑन हो चुकी हैं, टाइम जा चुका है इनका, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पिछले लास्ट 2 इयर्स की स्कीम्स के भी आते हैं। ठीक है। मनरेगा हमने डिस्कस किया था। आई होप मनरेगा में आपको वेज एंड मटेरियल रेशियो का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है। वेज और मटेरियल रेशियो का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, जो कि आपका 40:60 रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। देन आपका जो कोलेट्रल फ्री लैंडिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोवाइड किया जाता था, उसको भी बढ़ा के 10 लाख से 20 लाख रुपए इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है। तो ये सारे कुछ आपके प्रोविजंस हैं जो पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत आते हैं, और ये सब मैंने आपका एक ही जगह इनको कोलैबोरेट कर दिया है। ठीक है। देन नेक्स्ट स्कीम आती है आपकी इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम। ये बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है कि ये जो इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम है ये किस सेक्टर के लिए है, विच सेक्टर। ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आती है ये स्कीम। बेसिकली अगर ये विच सेक्टर की जगह ये प्रिफर करेंगे मिनिस्ट्री पूछना, क्योंकि अगर आपको मिनिस्ट्री पता होगा तो सेक्टर खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो जो इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम है ये एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए है। एमएसएमई इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्री, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के तहत आती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है एमएसएमई की कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना। ठीक है। एमएसएमईज को नए मार्केट्स कैप्चर करके देना, नई टेक्नोलॉजीज उनको एक्सेसिबल कराना। ठीक है। इसके साथ साथ एमएसएमई के जो बिजनेस डेलीगेशन है उनको इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भेजना, ट्रेड फेयर्स में भेजना, ताकि वो नए नए एरियाज को नई नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस कर सकें, सीख सकें, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है उनको अपग्रेड कर सकें। ठीक है। जॉइंट वेंचर्स ओपन कर सके फॉरेन कंट्रीज में। इसी के साथ साथ आपका होल्डिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करो, सेमिनार्स ऑन टॉपिक्स थीम्स ऑफ इंटरेस्ट टू इंडियन एमएसएमईज, देन विजिट एंड पार्टिसिपेशन बाय इंडियन एमएसएमईज फॉर इंप्रूविंग मार्केट फॉर एमएसएमई प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो बेसिकली इसका होल पर्पस इतना है इस स्कीम का। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के तहत आता है। दूसरा इसका होल पर्पस है एमएसएमईज, जो हमारे इंडिया का एमएसएमई सेक्टर है उसको इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस कराना। सबसे पहले क्या है आपका इंटरनेशनल मार्केट, दूसरा है आपका अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तीसरा है आपका जॉइंट वेंचर्स। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इस स्कीम के तहत जो इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा आपका जितने भी आपका ये जो एमएसएमईज और जो डेलीगेशंस वगैरह जाएंगे, जो अपना जो सेमिनार कराएंगे, उन सब का फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। इंडस्ट्री एसोसिएशंस, सोसाइटीज और ट्रस्ट जो एमएसएमई सेक्टर के लिए बनी है। ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, रजिस्टर्ड इंडस्ट्री एसोसिएशंस एसोसिएटेड प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर। ठीक है। तो उनको इन सब चीजों का फाइनेंशियली रीइंबर्समेंट हो जाएगा। ठीक है। देन कम्स योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम इज आत्मनिर्भर भारत। देखो आत्मनिर्भर भारत का सबसे अच्छी इमेज यही है आपकी अभी करंटली। तो इसके आपको 5 पिलर्स याद रखने हैं, दैट इज EISDD। ठीक है। तो EIS क्या है आपका? E इज इकोनॉमी को बढ़ाना। ठीक है। I इज इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। मैंने आपको बताया था ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, ये सब क्या होता है ना, इनका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है।
तो इसलिए इकोनॉमी में इनको बढ़ावा देना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे सिस्टम में मतलब डिजिटाइजेशन प्रमोट करना, टेक्नोलॉजी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, ठीक है। डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड डिमांड इज योर एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अभी डिमांड कैसे बढ़ती है, क्या होता है, ये सब हम ऑलरेडी डिमांड सप्लाई वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, ठीक है। इसमें जो फोकस है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस पे, इस पे काफी ज्यादा फोकस है। देन आपका लेबर क्लास पे, मिडिल क्लास पे, कॉटेज इंडस्ट्रीज पे, एमएसएमईज पे एंड अदर इंडस्ट्रीज पे भी इक्वली फोकस रखा गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स प्रपोज करे गए, सबसे पहले तो सप्लाई चेन को इम्प्रूव करना है, ठीक है। देन आपका टैक्स सिस्टम को रेशनलाइज करना है, ठीक है। जो लॉज है सिंपल एंड क्लियर लॉज, कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। ये 5 आपके मेजर रिफॉर्म्स हैं जो आप आत्मनिर्भर भारत के अंदर प्रपोज किए गए हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली जो पूरा प्रोग्राम है ना, या ये याद रखना है कभी इस प्रोग्राम का मतलब है कटिंग डाउन इंपोर्ट डिपेंडेंस, मतलब इंडिया को अब इंपोर्ट को रिप्लेस करना है, ठीक है। हमें एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं बन के रहना है, हमें एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनना है, ठीक है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनना है। इस पूरे प्रोग्राम का कहीं भी ये मतलब नहीं है कि हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ले रहे हैं या फिर आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी ले रहे हैं, नहीं। इसका कहीं भी दूर दूर तक ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोबल चेन है उसमें इंडिया एज एन एक्सपोर्टर बन के बाहर निकले, ताकि हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स को बाहर के इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रमोट कर सकें। और ये इसी के साथ साथ हमारे मेक इन इंडिया को भी आपका साथ के साथ सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा मिशन है इसके 2 फेसेस रहेंगे। फेस 1 जो होगा इसमें मेडिकल, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स, टॉयज, अभी रिसेंटली टॉयज मैन्युफैक्चरिंग मंथ भी चला था आपका, ठीक है, जहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके। इसके साथ साथ फेज 2 में प्रोडक्ट्स लाइक जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मर एंड स्टील इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका काम ये है कि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बने। इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी या फिर आइसोलेशनिस्ट स्ट्रेटेजी का फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हमारा पर्पस सिर्फ इतना है, इंटरनेशनल मार्केट में लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। देन मैंने आपको बता दिया कि जो मिशन है पूरा का पूरा ये 5 पिलर्स पे बेस्ड है, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड, ठीक है। देन आपका ये इसमें दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो इस पूरे प्रोग्राम से काफी फायदेमंद रहेंगे। सबसे पहले एमएसएमईज, ठीक है, दूसरा है एनबीएफसीज। दोनों के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है इस टाइम, दोनों के लिए क्रेडिट बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल है। तो इसलिए बेसिकली एमएसएमईज के लिए आपका जो स्टेप लिया गया है वो लिया गया है कि 3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा एमएसएमईज को, ठीक है। यानी उनको बिना कोलेट्रल के 3 लाख करोड़, मतलब जो टोटल क्रेडिट प्रोवाइड करना है एमएसएमई को, 3 लाख करोड़ प्रोवाइड करना है थ्रू बैंक्स, ठीक है। देन इसी के साथ साथ आपका सोवरन क्रेडिट गारंटी भी दी जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब पीछे से आपकी गवर्नमेंट की गारंटी होगी, जब गवर्नमेंट गारंटी जब अपनी प्रोवाइड करेगी, तो आगे जो एनबीएफसीज हैं वो एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड कर देंगे ना, क्योंकि पीछे से कौन प्रोवाइड कर रहा है गारंटी, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो इससे क्या होगा, एनबीएफसी को भी अपना मार्केट यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। देन इसके साथ साथ एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंसिंग फर्म्स, माइक्रो फाइनेंस को लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। 30,000 करोड़ स्कीम रखी गई है, जिसमें पूरा का पूरा गारंटी सरकार के द्वारा, मतलब आप डायरेक्टली एनबीएफसीज को पैसा दे सकते हो। एनबीएफसीज अपने 30,000 करोड़ का डेप्ट मार्केट से पैसा उठा सकती है, और इसके बदले में जो 30,000 करोड़ की गारंटी मिलेगी वो सरकार से मिलेगी कि ये एनबीएफसी आपको पैसा वापस करेंगी ही करेंगी, ठीक है। पर जो ये गवर्नमेंट गारंटी है कुछ हाई रेटेड, जिनकी क्रेडिट हाई रेटेड एनबीएफसी के लिए ही है,
ठीक है, ओनली फॉर हाई रेटेड एनबीएफसीज, सारी एनबीएफसीज के लिए नहीं। अगर आपका ऑप्शन आता है कि दिस स्कीम इज फॉर ऑल द एनबीएफसीज, नहीं, दिस इज ओनली फॉर दोज एनबीएफसीज जिनकी क्रेडिट रेटिंग ए या ए से ऊपर है। ठीक है, देन आपका इसके साथ साथ एक पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम का भी प्रोग्राम आया है। 30,000 करोड़ तो फुल गारंटी है बाय गवर्नमेंट, 45,000 करोड़ का पार्शियल क्रेडिट गारंटी सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, सरकार के द्वारा 45,000 करोड़ का आपका पार्शियल गारंटी है, पूरी गारंटी नहीं दी गई है इसमें। ठीक है, देन आपका डिस्काउंट्स वगैरह के लिए क्या है, 90,000 करोड़ द लिक्विडिटी इश्यूज पर एड्रेस थ्रू 90,000 करोड़ जो सरकार ने बैंक्स को दिया है, जो वो डिस्कॉम्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी सिक्योर ऑन देयर रिसीवेबल्स एंड बैक्ड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट गारंटी। और इन डिस्कॉम्स को जो गारंटी जो डिस्कॉम्स की जो गारंटी दी जाएगी वो सरकारी जो राज्य सरकार है उनके द्वारा दी जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। देन आपका आता है नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, काफी ज्यादा न्यूज में भी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ स्लाइड में ऐड करा है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली एक पायलट प्रोग्राम है, मतलब एक छोटे लेवल पे इसको स्टार्ट किया गया है अभी, और ये इंडियन पेटेंट ऑफिस और जापान पेटेंट ऑफिस के बीच में आपका बेसिकली साइन किया गया है। तो ये इंडिया और जापान के बीच में है। ठीक है, देन इसमें क्या होगा, इन ऑल फील्ड्स द टेक्निकल फील्ड्स जिनमें आपका पेटेंट जॉइंट पेटेंट साइन करे जाएंगे वो रहेंगे आपके इलेक्ट्रिकल एरियाज में, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, सिविल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड मेटलर्जी। इन सब एरिया में हमारे जितने भी पेटेंट्स वगैरह आएंगे, ठीक है, वो इस प्रोग्राम के तहत उनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, और ये 3 साल के लिए ऑपरेटिव रहेगी ये स्कीम्स। ठीक है, इंडिया में ये जो स्कीम है आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आते हैं, उनके ऑफिस में ये कंट्रोल होगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज पेटेंट्स। नाउ मैं आपको यहाँ से ऐड कर देता हूँ। पेटेंट्स होता है जब भी कोई नई रिसर्च वगैरह होती है ना, ठीक है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल में एक नया इलेक्ट्रिकल डिजाइन बन के आया, ठीक है, या इंटीग्रेटेड सर्किट का कोई डिजाइन बन के आया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दीज आर समथिंग न्यू रिसर्च, न्यू इन्वेंशंस, तो उसके लिए हम कुछ पेटेंट्स फाइल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमने अपने प्रोडक्ट पे पेटेंट फाइल कर दिया और वो पेटेंट अगर एक्सेप्ट हो गया, देन कोई भी कंपनी, दूसरी कंपनी या दूसरा बंदा वो सेम डिजाइन हमारी परमिशन के बिना नहीं बना सकता है। मतलब ओरिजिनली उस डिजाइन पे सिर्फ और सिर्फ जिसका पेटेंट है उसी का हक रहेगा, कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये है कि पेटेंट प्रमोट करना इज इक्वल टू प्रमोटिंग द रिसर्च ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट आता है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड। देखो ये जो फंड है ना, इस पे पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा इस बार, इसको जरा ध्यान से पढ़ लेना अच्छे से, जितना हो सकता था मैंने इसके अंदर कवर कर लिया है। ठीक है, ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के बीच में साइन हुआ है। ठीक है, इसके जो नोडल एंटिटीज हैं जो फंड प्रोवाइड करेंगे इसके तहत, वो है नाबार्ड आपका, एनसीडीसी एंड ऑल शेड्यूल बैंक्स के थ्रू आप इस स्कीम के तहत फिशरी या फिर एक्वाकल्चर डेवलप करने के लिए क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है, देन इसके अलावा है द फंड वुड प्रोवाइड कंसेशनल फाइनेंस टू टेक अप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज ऑफ द फिशरीज डेवलपमेंट। फिशरीज डिपार्टमेंट का फिशरीज डेवलपमेंट या फिशरीज डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जितना भी, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है या कोई नया आपका कल्चर या नया पाउंड एस्टेब्लिश करना, उसके लिए जो पैसा चाहिए आप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। और जो बेनिफिशियरीज हैं, यस, स्टेट गवर्नमेंट भी इसके तहत लोन ले सकती है, यूटीज भी इसके तहत लोन ले सकती हैं, स्टेट सरकारी संगठन भी इसके तहत लोन ले सकते हैं, कॉपरेटिव्स भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी ले सकते हैं और एंटरप्रेन्योर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो 3% तक इंटरेस्ट सबवेंशन पर ईयर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, for providing concessional finance by the nodal loaning entities at the interest rate not lower than 5% per annum। मतलब जो आपको सपोज एक किसान है, किसान, इसने बैंक से 5% पे लोन लिया है एफएडीएफ के तहत। ठीक है,
तो अगर इसने एनुअली टाइमली अगर अपना इंटरेस्ट रेट रीपे करता है, अगर ये टाइम पे अपना इंटरेस्ट रेट रीपे करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज से अब इसको 5% नहीं देना है, अब इसको 5% नहीं देना होगा, 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा। तो इसको 5 माइनस 3 यानी सिर्फ 2% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो आपका ओरिजिनल साइन कितने पे था, 5% पे था ना, तो अब बैंक को तो 5% ही चाहिए होगा और किसान से सिर्फ 2% मिल रहा है, तो जो रिमेनिंग 3% वाला पोर्शन है ना, ये रिमेनिंग 3% वाला उसको डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है, नाबार्ड वगैरह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, देन कम्स योर जन शिक्षा संस्थान। जन शिक्षा संस्थान इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। देखो जन शिक्षा संस्थान ना ऑलरेडी 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, बट ये 2018 से 2019 में भी 2020 में भी ये लगातार इन तीनों साल में न्यूज में रहा है। ठीक है, अभी करंटली भी न्यूज में है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, फिर से ये दोबारा से पूछा जा सकता है। तो ज्यादा नहीं इसके बारे में, बस इतना ध्यान रखना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत स्कीम आती है। तो ये जो जन शिक्षण संस्थान है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के तहत आएगी। एचआरडी इज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इस स्कीम के तहत जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वोकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं टू नॉन लिटरेट्स, neoliterates as well as school dropouts by identifying the skills as would have a market in the region of their establishment। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर JSS है आपका गुरुग्राम में, तो ऑब्वियसली वो फोकस करेगा वहाँ की जो रेलिवेंट इंडस्ट्रीज हैं, वो वाली स्किल्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ के जो आपके नॉन लिटरेट हैं, नियो लिटरेट हैं या फिर जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, उनको वो पर्टिकुलर स्किल्स प्रोवाइड कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल आप इफ यू टॉक अबाउट दिस मानेसर रीजन में आपका मारुति का उद्योग प्लांट है और बाकी सारे आपके मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स भी हैं वहाँ पे, तो माइट भी उनको कुछ उससे रिगार्डिंग स्किल्स ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, अगर आप गुरुग्राम के सेंटर पॉइंट में आते हो तो वहाँ के लिए आईटी स्किल्स की जरूरत होती है, तो मे बी उनको वहाँ पे आईटी स्किल्स प्रोवाइड की जाए या फिर आपका बीपीओ स्किल्स प्रोवाइड की जाए आपको। तो इस तरीके से मतलब जो उस मार्केट के एरिया में स्किल रिक्वायरमेंट है, वो स्किल आइडेंटिफाई करके आपको उस स्किल के बेसिस पे वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जन शिक्षा संस्थान के लिए। ठीक है, ये जो था ये पहले फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, बट अभी इस पे आपको एक कुछ पर्टिकुलर फीस आपको पे करनी पड़ेगी, अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक है, देन ये जो आपका JSS है, ये आपको इक्विवेलेंट कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है NIOS के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा, और डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग भी के द्वारा जो कोर्स प्रोवाइड किया जाता है वो भी JSS में कवर होता है। ठीक है, then next comes your national migrant information system. This is again an important area which can be asked in the examination। तो जो ये आपका नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो आपका NDMA के द्वारा डेवलप किया गया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, इसमें आपका माइग्रेंट वर्कर्स की जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इसके अंदर रिकॉर्डेड है। ठीक है, ये बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इंटर स्टेट कम्युनिकेशन, बेटर तरीके से कम्युनिकेशन हो जाए दो स्टेट्स की गवर्नमेंट के बीच में, और इट विल अलाउ स्मूथ मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स टू देयर नेटिव प्लेसेस। ठीक है, जैसे कि अभी हमने दोबारा देखा था, जो ये सेकेंड वेव कोरोना की थी, इसमें क्या था आपका कि माइग्रेंट्स का फिर से पलायन किया हुआ। ठीक है, वो फिर से दिल्ली के आनंद विहार आनंद विहार बस स्टैंड से, आनंद विहार रेलवे स्टेशन से दोबारा से बिहार बंगाल की तरफ वापस गए। तो ये सारा डेटा रखा गया है माइग्रेंट्स का, ताकि एक स्मूथ मूवमेंट कराया जा सके। ठीक है, इसलिए ठीक है, किसने डेवलप करा है, आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, इसमें आपका नेम है, एज है, मोबाइल नंबर, ओरिजिनेटिंग एंड डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट एंड डेट ऑफ ट्रेवल, ये सब इसके अंदर रिकॉर्डेड है। ठीक है, देन स्टेट्स यहाँ से विजुलाइज कर सकते हैं कि हाउ मेनी पीपल आर गोइंग आउट फ्रॉम वेयर एंड हाउ मेनी पीपल आर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन स्टेट्स। ठीक है, इसके साथ साथ कोविड-19 के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में भी ये पोर्टल काफी ज्यादा मददगार साबित हो रहा है।
ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। दिस स्कीम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और काफी टाइम से न्यूज में भी है। ये बेसिकली आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये जो मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम है किस चीज से आधारित है। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के तहत आता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, जो टॉप क्रॉप्स हैं दैट इज टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो, इनके प्राइसेस को मॉनिटर करने के लिए ये इन तीनों क्रॉप्स के प्राइसेस को मॉनिटर करने के लिए कि ऑल ओवर इंडिया इनका क्या प्राइसेस चल रहा है, कहाँ पे ज़्यादा बेहतर प्राइस मिल सकता है, किस मंडी में, जैसे शोलापुर की मंडी में मिल सकता है या फिर साहिबाबाद की मंडी में क्या प्राइस चल रहा है। तो ये सब आप इस पोर्टल पे देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका कि अगर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाले हैं तो पहले से ही गवर्नमेंट को एक आइडिया रहेगा, वो बीच में इंटरवीन कर सकती है। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मतलब अपने तरीके का एक सबसे पहला पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, जिसमें आप टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो के प्राइसेस को रियल टाइम लेवल पे मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, और यदि कोई आपको रेड फ्लैग दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस हाई जाने वाले हैं या फिर मंडी में होर्डिंग हो रही है या फिर स्टॉकिंग हो रही है, तो दैट मीन्स आप पहले से एक अलर्टनेस इशू कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक ऑपरेशन ग्रीन्स में भी काफी ज्यादा मददगार रहेगा। ऑपरेशन ग्रीन्स भी आपका टॉप क्रॉप्स के लिए ही है। ठीक है, दैट इज टोमेटो, अनियन, पोटैटो। ठीक है, उन सभी के लिए है ये। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। ठीक है, फॉर साइमल्टेनियसली जनरेटिंग अलर्ट्स फॉर इंटरवेंशन अंडर द टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर है यहाँ तक। देन आपका इस पोर्टल से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, लाइक प्राइसेस, अराइवल्स, एरिया कितना कवर है इस क्रॉप के अंदर, यील्ड कितनी है, प्रोडक्शन कितना है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, क्रॉप कैलेंडर्स की मतलब कब हार्वेस्ट होने वाला है, क्रॉप एग्रोनॉमी एक्सेट्रा, सब कुछ आप इसको विजुअल फॉर्मेट में देख सकते हो। आप लोग जाके ना इसका एक वेबसाइट डायरेक्टली गूगल पे आप कर लेना, आपको सारी आप गूगल पे देख जाके इसका एक यूआई देख लेना, मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम का, आपको सारी डिटेल्स वहां देखने को मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, इसके साथ साथ देयर इज अ डैशबोर्ड दैट वुड इंडिकेट लो प्राइस, हाई प्राइस अलर्ट्स एज वेल एज प्राइस फोरकास्ट फॉर 3 मंथ फॉरवर्ड। अगले 3 महीने का भी आपको प्राइस फोरकास्ट इस पोर्टल पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी इसमें हमने क्या इस्तेमाल कर रखा है, एआई का इस्तेमाल कर रखा है। व्हाट इज एआई इज, एआई इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, देन प्राइसेस एंड अराइवल्स ऑफ टॉप क्रॉप्स अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग इंटरैक्टिव चार्ट्स, comparisons with previous seasons। ठीक है, दिस पोर्टल इज अ नोवल इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो आईटी टूल्स का इस्तेमाल करके डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। देन नेक्स्ट कम्स योर नेक्स्ट स्कीम्स इज गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है, दिस इज अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। ठीक है, जो डायरेक्टली आपका प्रीलिम्स लेवल पे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स या गोल स्कीम किस चीज से आधारित है। तो ये आपका बेसिकली फेसबुक प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम है, जिसका टारगेट है जो भी अंडर प्रिविलेज्ड यंग ट्राइबल वुमेन है उनको डिजिटली उनको एजुकेट किया जाए। इन ट्राइबल गर्ल्स को मोटिवेट करना, इंस्पायर करेंगे, गाइड करेंगे, एंकरेज करेंगे और इनको विलेज लेवल डिजिटल यंग लीडर्स की तरह इनको निखारेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये कनेक्ट्स ट्राइबल वुमेन विद सीनियर एक्सपर्ट मेंटर्स इन एरियाज ऑफ बिजनेस, फैशन, आर्ट्स टू लर्न डिजिटल एंड लाइफ स्किल्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने फेसबुक के साथ ये लॉन्च करा है। ठीक है, लगभग सेकेंड फेज में 5000 यंग वुमेन, ट्राइबल वुमेन को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ये एक बेसिकली टूल है कि जिससे जितनी भी आपकी जनजातियां हैं, जनजातियों के बच्चे हैं, जो गर्ल्स हैं, अंडर प्रिविलेज गर्ल्स हैं, उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक नया ऑफर मिल सके, एक नया चांस मिल सके, एक नया प्लेटफॉर्म मिल सके। 3 से 4 एरियाज हैं जहाँ पे मेन फोकस आएगा, इन द एरियाज ऑफ बिजनेस, फैशन, आर्ट्स टू लर्न डिजिटल एंड लाइफ स्किल्स। ठीक है, तो ये सारी स्कीम्स हैं जो बहुत टाइम से काफी ज्यादा न्यूज में है एंड आई एम श्योर इसमें से 1 या 2 स्कीम इस पूरे लेक्चर में से आपको आने वाली है। इसके अलावा और भी स्कीम्स हैं जिनकी मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग उन पीडीएफ को गो थ्रू करना।
ठीक है। अच्छा ये रिमेंबर रखना है, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड इज, है ना, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये बेसिकली फर्स्ट ट्रिपरटाइट मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है जो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड किस किस के बीच में हुआ है? आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के बीच में ये साइन हुआ है। ठीक है, इसमें जो आपकी नोडल लोन एंटिटीज हैं, जो मेन एंटिटीज हैं जो लोन प्रोवाइड करेंगे, उनका नाम याद रखना, इट इज नाबार्ड, एनसीडीसी एंड जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। शेड्यूल्ड बैंक्स आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ वो कौन से बैंक, विच बैंक्स आर शेड्यूल्ड बैंक्स, विच बैंक्स आर शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, कौन से बैंक शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, कमेंट करके बताओ आप लोग। देन ये आपको याद रखना, पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम आपका जो है जापान और इंडिया के पेटेंट ऑफिस के बीच में साइन हुआ है, दोनों मिलके चलाएंगे आपका। ठीक है, देन इसके अलावा आपका ये मिशन आत्मनिर्भर भारत तो इम्पोर्टेंट है ही अगले 2 से 3 साल के लिए। ठीक है, देन दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्कीम को मत स्किप करना। दिस लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को, आप लोग अच्छे से याद रखना, स्पेशली इसकी लिमिट याद रखना, इसके तहत ये स्कीम आती है वो याद रखना, किन किन एरियाज में रेमिटेंसेस परमिटेड है, ओवरसीज एजुकेशन, ट्रैवल, मेडिकल ट्रीटमेंट, परचेज ऑफ शेयर्स एंड प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव्स लिविंग अब्रॉड, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस के लिए ही एप्लीकेबल है। दूसरा है कि इस स्कीम के तहत पीपल इंडियंस उन कंट्रीज में पैसा नहीं भेज सकते हैं जो कि नॉन कोऑपरेटिव मार्क करी गई हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से देन आपको मैंने प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन स्कीम भी मैंने आपको बता दी थी, मनरेगा स्कीम मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना, 60:40 वेज टू मटेरियल रेशियो रहेगा, 60:40 आपका वेज इस एंड मटेरियल रेशियो रहेगा। मतलब अगर मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, अगर 1000 रुपए है तो 600 रुपए आपका वेजेस के लिए जाएगा और 400 रुपए आपका मटेरियल कॉस्ट के लिए जाएगा। जो आपका अनस्किल्ड मैनुअल लेबर की वेजेस का खर्चा है वो सारा का सारा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, और जो मटेरियल कॉस्ट का खर्चा है वो 70% आपका 75:25 के बीच में आपका रेशियो शेयर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। ये स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी स्कीम्स है, लगभग 500 स्कीम्स है, सब स्कीम डिस्कस नहीं हो सकती हैं। तो व्हाट आई विल डू, मैं आप लोगों को ना ये पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अभी पीडीएफ में अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इसका, आप लोगों को पीडीएफ से गो थ्रू हो जाना है। स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और आई एम टेलिंग यू इस लेक्चर की जितनी भी मैंने स्कीम्स डिस्कस करी है सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से 1 या 2 स्कीम्स आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो रहेगा, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा आपका मॉनेटरी पॉलिसी पे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी पे रहेगा वो लेक्चर। इस मॉनेटरी पॉलिसी लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कौन कंडक्ट करता है, ठीक है, मनी क्या होता है, टाइप्स ऑफ मनी की बात करेंगे। ठीक है, देन मनी सप्लाई की बात करेंगे। ठीक है, देन हम बात करेंगे टूल्स ऑफ मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये अगला लेक्चर हमारा पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी पे रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग कवर कर लेना। ठीक है, थैंक यू।